नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से हमें स्वागत है। आज तारीख है 3 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये 3 जून है आज। आपके पास में समय कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। जून का महीना कैसे बीतेगा आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए कृपया करके अच्छे से पढ़िएगा और पीटी पर भी आप फोकस कीजिएगा। वो समय है कि जब आपको पीटी को भी साथ में लेकर चलना चाहिए और अच्छे से कंसंट्रेट करके पीटी के लिए फैक्ट का रिवीजन सहित टेस्ट वगैरह भी लगाना चाहिए। टेस्ट अगस्त तक लगाइएगा। अगस्त के पश्चात फिर आपको टेस्ट नहीं लगाना होता है। एग्ज़ाम के 1 महीना पहले लोग टेस्ट लगाना नॉर्मली छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि उसमें रिवीजन का समय होता है। जो भी आप एमसीक्यू लगाएं या टेस्ट लगाएं, एमसीक्यू लगाएं तो कृपया करके उसको 3 बार लगाइएगा। एमसीक्यू का शॉर्ट नोट ज़रूर बनाना है। एमसीक्यू या टेस्ट अगर आप लगाते हैं, कहीं से कोई एक भी एमसीक्यू लगा रहे हैं तो उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को अलग से नोट करते जाना अभी से ही एक कॉपी में। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले सबसे ज़्यादा मदद आपको वही चीज़ करेगा, वही शॉर्ट नोट्स करेगा आपको मदद। कल मैंने बोला था कि टेस्ट को 3 बार लगाना चाहिए। इसका ये तात्पर्य होता है कि एक बार लगाया उसके तुरंत बाद दूसरी बार नहीं लगाना होता है। बाद में आप बैठिए उस टेस्ट को लेकर, फिर उसको लगाइए, फिर एक दिन बाद बैठ जाइए और उसको फिर से लगाइए। इस प्रकार से टेस्ट को 3 बार लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, उसका सवाल और ऑप्शन आपको याद हो जाएगा। धीरे धीरे करके जब आप 3 से 4 हज़ार सवालों का या उससे ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस कर लेंगे मिनिमम, मैं कह रहा हूँ मिनिमम, तो आपके पास में एक अच्छा खासा फैक्ट का तैयार हो जाएगा और वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। देखिए आपका आज का हेडलाइन क्या है कि कल आपको पता होगा कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वहाँ पर वो जीते हैं, राज्य स्टेट असेंबली का इलेक्शन वहाँ पर वो जीते हैं। अरुणाचल प्रदेश में उनको काफ़ी बड़ी विक्ट्री मिली है। 13 से ज़्यादा विधायक जो हैं वो निर्विरोध तरीके से जीते हैं। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिएगा। अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का वो राज्य है जहाँ पर हिंदी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। सिक्किम में आपको पता होगा कौन सी भाषा चलती है? नेपाली भाषा वहाँ पर प्रमुखता से चलती है। नेपाल की जो भाषा है वो वहाँ पर प्रमुखता से चलती है। वहाँ पर आपको कौन कौन सी पार्टियाँ दिखेंगी? बीजेपी दिखेगी, एनपीपी दिखेगी। नॉर्थ ईस्ट की कौन सी पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है? ये आप मुझे बता देंगे तो सही रहेगा। और इसका ध्यान रखिएगा, स्टेट असेंबली था वहाँ पर, और तो कुछ है नहीं इसमें। एक चीज़ और है आपके लिए, क्या है? तो सारे के सारे पॉलिटिकल ही हैं। आज हम लोग डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण क्या होता है, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, इस चीज़ पर डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी आपके पीटी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। UNCCD की बैठक भी हुई थी भारत में, उसको भी हम लोग देखेंगे कि भाई क्या है वो बैठक, कब आयोजित किया गया था और किस प्रकार से भारत उसमें हस्ताक्षर करता है, क्या उसके नियम कानून कायदे हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। साथ में आज मॉनेटरी पॉलिसी को भी हम लोग समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये किस प्रकार से चर्चा में है और क्यों चर्चा में है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है, कौन कौन से इसके टूल हैं, इसको समझेंगे हम लोग। अगर यूपीएससी 16 जून को आप देने जा रहे हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ कर जाइएगा। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है। एग्ज़ाम के बाद पेपर में दिखा दूंगा मैं आपको, 90% ज़्यादा चांस है कि यहाँ से पूछा ही जाता है। हर साल एक सवाल मॉनेटरी पॉलिसी से रहता है। इसको भी हम लोग कवर करेंगे। साथ में चांद के ऊपर लैंड हुआ है चीन का एक उपग्रह, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चीन का एक मिशन था चांद को लेकर और ये अद्भुत मिशन है। वहाँ से सैंपल कलेक्ट करने का मिशन था चांद के दूसरे वाले डार्क साइड के हिस्से से, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और भी कुछ टॉपिक हैं आपके लिए। देखिए अगला क्या है, 2 जून से 70 बीपीएससी को लेकर टेस्ट शुरू किया है हमने और कल पहला टेस्ट था। आप जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज़ से, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। 16 टेस्ट मैंने सेक्शनल रखे हैं। क्यों रखे होंगे सेक्शनल टेस्ट 16 भाई? क्योंकि सब्जेक्ट का गहराई से जाकर अच्छे से फैक्ट का रिवीजन हो जाए आपका। छोटे छोटे फैक्ट भी डाले हैं, बड़े फैक्ट भी डाले हैं, गहराई से जाकर डालें ताकि आपका एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट है वो रिवाइज करके जाएं आप अच्छे से। फिर फुल लेंथ करेंगे जो 100% 69 बीपीएससी पर ही आधारित होगा। उसमें जो सवाल होंगे वो 69 बीपीएससी में जिस प्रकार से कठिन, मध्यम और आसान सवाल रखे गए थे उसी प्रकार से फुल लेंथ भी होगा। सब्जेक्ट वाले में स्टेटमेंट वाले सवाल भी हैं, वन लाइनर भी डाले हैं मैंने काफ़ी सारे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वन लाइनर भी पूछा जाता है। अभी बीपीएससी के पेपर में 40% पेपर जो रहता है ये भी नहीं रहता है आपका स्टेटमेंट वाला, 40% से कम हिस्सा रहता है स्टेटमेंट का, बाकी वन लाइनर ही रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो हमें दोनों के हिसाब से तैयार करना है। और साथ में कल मैंने यूपीएससी पीटी का PYQ का पहला वीडियो अपलोड किया था। जिन लोगों को दिक्कत होती है क्वेश्चन वगैरह लगाने में, कृपया करके उसको ज़रूर देखिएगा।
ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत मदद करेगा वो आपकी। प्लीज़ देखिएगा उसको। उसके पश्चात से 71 बीपीएससी को लेकर भी आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहा है, जिसमें अभी एनसीईआरटी का लेखन चल रहा है। इसके पश्चात से जीएस1 जीएस2 निबंध लेखन सब चीज़ होगा। तो आपको अगर जुड़ना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का आर्टिकल। एक चीज़ और है कि 15 जून तक उम्मीद की जा रही है कि 15 जून तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 70 बीपीएससी का। 15 जून तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और जून जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे आपके। तो फॉर्म भरने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे डोमिसाइल एक चाहिए ही चाहिए आपको। डोमिसाइल एक्सपायर नहीं होता, अगर आपके पास में 5-7 साल पहले का भी है, 10 साल पहले का भी है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, आपको अपना रिजर्वेशन से जुड़े हुए चीज़ें चाहिए। तीसरा, आपको जो मार्कशीट या फाइनल मार्कशीट या आपको सर्टिफिकेट चाहिए ग्रेजुएशन का चाहिए। ओके, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करके पहले से ही रख लीजिएगा। जो जो चीज़ें चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, रिजर्वेशन वाला चाहिए, एक आईडी प्रूफ चाहिए और उसके अलावा आपको ग्रेजुएशन का भी चाहिए होगा। और इसको ज़रा सही से अभी से रख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जब फॉर्म आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगला देखिए क्या है कि आज का आर्टिकल जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, 31 मई का आर्टिकल था। ये क्या था कि डिजर्टिफिकेशन भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, इसके कारण से काफ़ी बड़े स्तर पर समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या होता है ये और किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है? दुनिया भर में ये समस्या है, आप इसी से इसका आकलन कर सकते हैं कि एक वैश्विक समस्या है, वैश्विक समस्या, और इतनी बड़ी समस्या है कि दुनिया स्तर पर इसके लिए एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया इसको रोकने के लिए। क्यों ये बड़ी समस्या है? आबादी बढ़ रही है इंसानों की और उपजाऊ मिट्टी की जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है। तो अगर हमने इसको समय से नहीं रोका तो उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी बड़े एग्रीकल्चर लैंड को ये खा जाएगा। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है मरुस्थलों का विस्तार। या तो जो आज एग्रीकल्चर लैंड है कल को वो अनुपजाऊ हो जाए, रेतीली टाइप का हो जाए। इसी को समझेंगे हम लोग इसमें डिटेल में कि क्या मुद्दा है, क्यों चर्चा में चल रहा है। मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन एक मुख्य संकट है जो धीरे धीरे भारत को जकड़ रहा है और ये भारत में काफ़ी बड़े हिस्से, ख़ास तौर से अगर हम लोग मैप पर देखें तो मैप पर देखेंगे आप लोग तो इस वाले हिस्से को, ये जो हिस्सा है इसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है इसने। इसमें दिल्ली को भी इंक्लूड कीजिएगा, यूपी को भी इंक्लूड कीजिएगा, हरियाणा को भी इंक्लूड कीजिएगा। ये जो हिस्सा है भारत का ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। चीन ने पेड़ लगाकर अलग अलग चीज़ों को अपनाकर और उसके अलावा अफ्रीका में भी लोगों के द्वारा, अफ्रीका में जन भागीदारी के द्वारा, चीन में भी सरकार और जन भागीदारी के द्वारा मरुस्थल को हरा भरा भूमि बनाया जा रहा है। सही सुन रहे हैं आप। सोचिए, आप इमेजिन कर सकते हैं कि थार मरुस्थल जो है अपने देश में, वहाँ पर हरा भरा जंगल हो। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? तो वहाँ की सरकार और लोगों ने इस प्रकार की नीति अपनाई जिसके कारण से वहाँ पर ये चीज़ देखा गया है। तो क्या हमें भी उस दिशा में काम करना चाहिए क्या? देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। मरुस्थलीकरण केवल एक पर्यावरणीय चिंता भर नहीं है, यह भारत की खाद्य सुरक्षा भी, मैंने आपको बोला कि फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है हमारे, और इकोनॉमिक स्थिरता और इसकी कृषि क्षमता, एग्रीकल्चर पावरनेस की नींव के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। क्योंकि इसके कारण से क्या हो रहा है, इसके कारण से उपजाऊ मिट्टी जो है वो भी खराब हो रहे हैं। देश में आधे से अधिक अवक्रमित भूमि या तो वर्षा सिंचित कृषि भूमि है जो देश के खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, यह वन भूमि है जो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सर्वोत्तम बचाव प्रदान करती है और इन्हीं के समक्ष में खतरा उत्पन्न हो रहा है। वर्तमान में भारत में स्थिति क्या है, अब इस पर जरा देखेंगे। वो तो इंट्रो सेक्शन था। वर्तमान में जो भारत की परिस्थिति आप देखेंगे तो पिछले 15 वर्षों लगभग सभी भारतीय राज्यों में अवक्रमित या बंजर भूमि में वृद्धि देखी गई है। डिग्रेडेड लैंड जो होते हैं, बंजर भूमि जो अनुपजाऊ होती है, उनमें वृद्धि देखा जा रहा है। हमारी आबादी भी बढ़ रही है और बंजर भूमि भी बढ़ रहे हैं। उपजाऊ भूमि पर हम सोसाइटीज़ बना रहे हैं, बंजर भूमि बढ़ रहा है, मृदा का लवणीयकरण बढ़ रहा है। लवणीय, अब इसी से सवाल उठ जाएगा, इसी से सवाल उठेगा। एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। लवणीय मृदा का समाधान किस प्रकार से किया जाता है? लवणीय मृदा का यूपीएससी पीटी 2020 का सवाल, यूपीएससी पीटी 2020 का सवाल हम लोग करेंगे इसको। लेकिन वर्तमान में आप मुझे बताएंगे क्या जिंक वगैरह का यूज़ किया जाता है? क्या जिंक का यूज़ किया जाता है या कोई और तकनीक है? क्या चूना ऊना का तकनीक का यूज़ किया जाता है? क्या
ज़रा सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा। 15 वर्षों में भारत में वृद्धि देखी जा रही है किन चीज़ों में, तो बंजर भूमि में वृद्धि देखी जा रही है। देश की लगभग 22 से 23% बंजर भूमि राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अभी मैंने आपको मैप क्यों बनाकर दिखाया, क्योंकि इस तरह के सवालों के जवाब लिखेंगे तो मैप बनाकर आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो एरिया है इसमें क्या है, तो इसमें डेजर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बंजर भूमि कहाँ पर, तो राजस्थान में है, जहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर 22% करीब में भूमि जो है देश का बंजर वहीं पर है। इसरो वर्ष 2021 के अनुमान के अनुसार, मिजोरम भारत में मरुस्थलीकरण के सबसे तीव्र दर का सामना कर रहा है। कौन सा राज्य? मिजोरम, जहाँ पर खूब वर्षा होती है, वन भी काफ़ी ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा वन एरिया है यहाँ पर, और ये मरुस्थलीकरण का सामना कर रहा है। सबसे तीव्र दर, रेशियो ज़्यादा है वहाँ पर, आपका परसेंटेज ज़्यादा है। 2003-05, 18-19 के बीच 0.18 मिलियन हेक्टेयर भूमि अवक्रमित हुई है, बेकार हुई है। ये शब्द अगर समझ में नहीं आए तो, जो 188% से अधिक की वृद्धि है। 188%, 2 गुने में थोड़ा सा मात्र कम, 12% मात्र कम। इस गुने से क्या हो रहा है, तो मरुस्थलीकरण हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश वर्ष 2003 से 5 और 2018-19 के बीच भूमि अवक्रमण या क्षरण में 46% की वृद्धि देखी गई। आपको पता चल रहा है कि क्यों कंसर्न है ये सबसे बड़ा। नागालैंड के मरुस्थलीय क्षेत्र में 29.4% की वृद्धि हुई है। नॉर्थ ईस्ट के वो राज्य जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर खूब वर्षा होती है, वहाँ पर ये सब परिस्थिति देखी जा रही है। अभी तो नॉर्थ इंडिया का हमने बात नहीं की है। देखिए अगला क्या है, अगला देखिए क्या है कि वर्षा सिंचित कृषि भूमि लगभग 37 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित भूमि, मतलब खराब भूमि, असिंचित कृषि भूमि है, जहाँ जल अपर्दन के कारण, आपको पता होगा कि जल का अपर्दन होता है और वायु का अपर्दन होता है। वायु के अपर्दन से कौन कौन से प्रकार के आकृतियाँ बनती हैं? एनसीईआरटी पढ़ा है आपने, ज्योग्राफी पढ़ा है, वहाँ पर पढ़ना पड़ता है। ये सब जल, वायु, हिमनद, इनके हटने के कारण से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। जैसे बरखान का नाम सुना होगा आपने, जैसे मशरूम प्रकार के चट्टाने का निर्माण होती है। किनके कारण से? रेतीले भाग में तेज़ हवाओं और रेत के कारण से। तो ये सब अलग अलग चीज़ों को पढ़ना होता है आपको। वायु अपर्दन के कारण 17% अवक्रमण के मुख्य कारण बने हैं। वन भूमि, फॉरेस्ट लैंड, लगभग में 21 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि, कुल वन क्षेत्र का 30% अवक्रमित हो चुकी है। इसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग में डिग्रेड हो चुका है उनका, जिसका मुख्य कारण वनों की कटाई और अत्यधिक चराई के कारण वनस्पति का क्षरण रहा है। इसके कारण से भी जब हम वन को काट देते हैं और जब वहाँ के वनस्पतियों को ख़त्म कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके वहाँ की मिट्टी की ऊपरी परत जो है, ये मृदा है, पेड़ ने इसके ऊपरी परत को बांध रखा है। आपने पेड़ को काट दिया तो ये मृदा ढीली हो गई। अब वर्षा आएगी, इसको बहा करके ले जाएगी। ऊपरी परत जो उपजाऊ थी मृदा, वो यहाँ से बह गई। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पेड़ लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब आ जाइए यूपीएससी के एक शानदार से सवाल पर। यूपीएससी ने क्या पूछा था पीटी एग्जामिनेशन में, ध्यान से सुनिएगा उस सवाल को। शानदार सा सवाल था, रटने वाले लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या पूछा उसने पूछा कि वर्षा वन जो होते हैं, वर्षा वन किनको कहा जाता है? वर्षा वन उनको कहा जाता है जो सदाबहार प्रकार के वन होते हैं, विषुवतीय एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा वन को अगर एक बार काट दिया जाए तो उसको पुनः उत्पादित करना क्यों मुश्किल होता है? क्या पूछा गया था कि वर्षा वन को अगर एक बार काट दिया जाए तो उसको पुनः उत्पादित करना क्यों कठिन काम माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। शानदार सा सवाल है, एकदम सबसे शानदार सवाल है ये। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको समझाया है। जब वर्षा वन होती है वो किन इलाकों में होती है? जहाँ पर भारी वर्षा होती है, विषुवतीय प्रकार की, संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। जब वहाँ पर पेड़ को हम काट देते हैं, पेड़ को काट दिया हमने, जो अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो क्या होगी, तो ये बह जाएगी, यहाँ से ये बह जाएगी। इसलिए दोबारा यहाँ पर वनों को उपजाना बहुत मुश्किल काम होता है। वर्षा वन को अगर एक बार आपने काट दिया, दोबारा वहाँ पर पेड़ उगाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो वर्षा वन आज आपको दिखते हैं पृथ्वी पर कहीं भी, इंक्लूडिंग भारत, वो 1000 वर्षों में जाकर पनपे हैं, और उसको इसीलिए भारत सरकार या दुनिया भर की सरकारें सुरक्षित करके रखती है, क्योंकि उनके काटने के पश्चात पुनः वहाँ पर वन लगाना या उपजाऊ भूमि बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत तेज़ वर्षा होती है उन इलाकों में, और भूमि की ऊपरी जो परत होती है, उपजाऊ परत, उसको बहा करके ले जाती है। कुछ चीज़ों को जोड़ करके, रिलेट करके पढ़ा कीजिए, केवल रटने से काम नहीं चलने वाला है। अगला देखिए क्या है, कारण यहाँ पर बताए गए हैं। कौन से कारक जिम्मेदार हैं? पहला कारक क्या हो सकता है? प्राकृतिक हो सकता है, मानवीय भी हो सकता है, मानवीय भी कारक हो सकते हैं, मानव तो है ही।
वनों की कटाई और वन अवक्रमण, वनों के हमने बहुत ज़्यादा काटे हैं जिसके कारण से नुकसान हुआ है। IISc इंडियन स्कूल ऑफ साइंस के रिपोर्ट के अनुसार, आर्द्र भूमि अनुसंधान समूह के हालिया रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी घाटों में 5% सदाबहार वन नष्ट हो गए हैं। वेस्टर्न घाट जो है आपका सह्याद्री भी जिसको महाराष्ट्र में कहा जाता है, पता ही होगा आपको, भारत का ये सबसे उपजाऊ, सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में से एक है। यहाँ पर 5% सदाबहार वन को हम इंसानों ने काट दिया है। भूजल का अत्यधिक दोहन दूसरा कारण है कि भौम जल का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है भारत में। उदाहरण के लिए कृषि के अत्यधिक दोहन के कारण पंजाब हरियाणा में जल भृतों में जलस्तर में गिरावट देखी गई है। इन क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की चिंता को बढ़ा दिया गया है। अगला क्या है, तटीय क्षेत्रों में लवणता का प्रवेश हो रहा है। लवणता मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मृदा लवणीय हो जाए, लवण नमक की मात्रा उसमें आ जाए तो अनुपजाऊ हो जाती है। एक अनुमान के साथ सौराष्ट्र और कच्छ के 627 गांव लवणता के कारण से प्रभावित हुए हैं और लवणता बहुत बड़ी समस्या है कोस्टल राज्यों में। खनन, और ये कोस्टल के अलावा इनलैंड वाले जो राज्य हैं, यूपी बिहार में भी ये समस्या है। नहर की सिंचाई अत्यधिक करने से भी लवणता आ जाती है मिट्टी में। खनन व औद्योगिक गतिविधियाँ इसका एक कारण है। झारखंड का इन्होंने उदाहरण दिया है जहाँ पर अत्यधिक खनन के कारण से आस पड़ोस की मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो गई है। अगला है भूमि क्षरण, तटस्थता और पर्याप्त कार्यान्वयन में भारत में किया गया है। भारत में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसका हस्ताक्षर करता है भारत। लेकिन भारत ने अभी भी इस चीज़ को रोकने को लेकर बहुत बड़े स्तर पर काम नहीं किया है। शहरीकरण अवसंरचना विकास इसका मुख्य कारण हो सकता है। जैसे कई राज्यों में विस्तृत दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के परिणाम स्वरूप उपजाऊ भूमि के विशाल खंडों का अधिग्रहण हुआ है, जिसके कारण से बहुत ही बड़े स्तर पर मृदा जो उपजाऊ थी वो बंजर हुई है। विदेशी वनस्पति या प्रजातियों का आक्रमण, अब इनमें नाम है कुछ, जरा देखिए। भारत के शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रोसोपिस जुलिफोरा और मेस्क्वा वाइट, ये क्या है, ये विदेशज प्रजातियां हैं जो भारत के जो वन हैं, जो मिट्टी है, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा, इनका भी योगदान माना जाता है। बढ़ते प्रकोप के कारण स्थानीय वनस्पति का विस्थापन, मृदा क्षरण और मरुस्थलीकरण की स्थिति बन सकती है। अब इसको रोकने का उपाय क्या क्या है? UNCCD पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया हुआ है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन याद कीजिए, उसी के पश्चात इसका माहौल बन गया था और 94 में इसकी स्थापना किया गया। यह पर्यावरण विकास को संवहनीय भूमि प्रबंधन से संबद्ध करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। UNCCD एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 1994 में इसको बनाया गया ताकि दुनिया में डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके। कितने ऐसे समझौते देखे हैं आपने जो क्या हो, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी हो? कम देखे होंगे, WTO वगैरह में होता है। UNCCD जो है ये कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझौता है। भारत UNCCD का हस्ताक्षर करता है। भारत में आयोजित UNCCD का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP14 रीस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर के थीम पर केंद्रित था। ये कब आयोजित हुआ है, जरा सर्च कीजिए। UNCCD की बैठक हाल फिलहाल में हुआ है, पिछले 2-3 साल पहले ही हुआ है। नोएडा में हुआ था कि गुड़गांव में हुआ था, जरा देखिएगा और मुझे बताइएगा कब हुआ है इसकी बैठक। इम्पोर्टेंट है गुरु, इसलिए बोल रहा हूँ। बड़े पैमाने पर पुनर्बहाली पहल, बॉन चैलेंज, अब इसको भी कौन ध्यान में रखेगा, आप ध्यान रखेंगे। का लक्ष्य 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर वन विहीन और अवक्रमित भूमि को पुनः उपजाऊ बनाना है। बॉन चैलेंज जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किससे? तो डेजर्टिफिकेशन को रोकने से संबंधित है बॉन चैलेंज। 2030 तक उपजाऊ बनाना है मिट्टी को। इस परिणाम को प्राप्त करने से प्रतिवर्ष 1.7 बिलियन टन कार्बन संग्रहित किया जा सकेगा, जो वैश्विक उत्सर्जन के 14% के बराबर में है। अगला देखिए क्या है कि अफ्रीकी वन भूदृश्य पुनरुद्धार पहल, अफ्रीकन फॉरेस्ट लैंडस्केप रीस्टोरेशन इनिशिएटिव, AFR 100 का लक्ष्य 2030 तक अफ्रीका में 100 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित भूदृश्यों को पुनर्बहाल करना है। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा, निम्न में से कौन कौन से पहल डेजर्टिफिकेशन को रोकने से संबंधित एक वैश्विक पहलों में से एक है या अलग अलग पहल है? ये सवाल दे देगा आपको। उसमें पहला दे देगा आपको कौन सा, तो आपको दे देगा बॉन चैलेंज।
उसके पश्चात से कौन देगा कि भाई ये अफ्रीकन फॉरेस्ट लैंडस्केप पहल जो है AFR 100 है। उसके अलावा देगा कि UNCCD की बाध्यकारी समझौताएं हैं कुछ। तो ये कुछ ऑप्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है। सवाल नहीं फ्रेम कर रहा हूँ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ओके, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए भारत को क्या उपाय करना चाहिए? देसी प्रजाति कृषि, वानिकी, पुनर्वनीकरण, ग्रीन एग्रीकल्चर, उसके अलावा जीरो फार्मिंग, वैसे चीज़ें जो हैं इकोलॉजिकल तरीके से जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। ESA मैंने पढ़ाया भी था आपको, इकोलॉजिकल स्मार्ट एग्रीकल्चर करके है। इस तरह के चीज़ों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भौम जल का जो दुरुपयोग करते हैं हम लोग उसको बंद कर देना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? जैसे भारत सरकार क्या कर रही है कि ग्रीन वॉल का निर्माण कर रही है गुजरात से दिल्ली तक। इसमें क्या है? ग्रीन वॉल। इसमें बहुत भारी संख्या में लाखों पेड़ लगाए जाएंगे। जो राजस्थान का जो मरुस्थल है और गुजरात का कच्छ का जो मरुस्थल है, इसको पूर्व की तरफ में बढ़ने से रोकने के लिए इस तरह का ग्रीन वॉल निर्माण किया जा रहा है। साथ में राजस्थान और गुजरात से आने वाली रेतीली हवाएं जो दिल्ली के प्रदूषण के कारण बनती हैं उनको भी रोकने के लिए चलाया जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए किस प्रकार से हुआ है। नाइजर, माली, बुर्किना फासो, सेनेगल, इथियोपिया, मालावी में सफल सिद्ध हुई है। कृषि वानिकी पहल भारत के लिए एक प्रमुख मॉडल हो सकती है। कृषि वानिकी पहल को भी अपनाना चाहिए। दरअसल में ये सब जो देश देखेंगे ना आप, ये सहारा का मरुस्थल है और यहाँ पर ये सारे देश दिखेंगे आपको, है ना। इन देशों ने क्या किया? भारी स्तर पर लोगों के रूटीन में शामिल कर दिया कि सुबह सुबह उठना है, सबसे पहले नित्य क्रियाकलाप के पश्चात एक पेड़ ले जाकर यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, एक पेड़ लगा देना है, उसकी देखरेख करना है। ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया। यहाँ के लोगों ने इतना शानदार प्रयास किया कि मरुस्थलीकरण को, सहारा मरुस्थल को नीचे बढ़ने से रोक दिया गया। इसको बोलते हैं सामुदायिक रूप से प्रयास। जरूरी नहीं होता सब चीज़ सरकार ही करे। सीड बायो प्राइमिंग, सीड एनकैप्सुलेशन, कैप्सूल के जैसे बीज हमने बनाया, उसका छिड़काव कर दो, उसको लगा दो अलग अलग जगहों पर। सीड बायो प्राइमिंग तकनीकों के उपयोग को विकसित करना और बढ़ावा देना, जिससे मरुस्थलीय क्षेत्र में बीज की व्यवहार्यता, जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लाभकारी सूक्ष्मजीवों के साथ बीजों का उपचार शामिल है। हमने कैप्सूल जैसा बनाते हैं और उसको जगह जगह गिराते जाते हैं। उस कैप्सूल में बीज होता है, उनसे जुड़े खाद वगैरह भी होता है और नमी भी होता है, जिससे थोड़े दिन में वो बीज जो है वो अच्छा खासा पेड़ तैयार कर सकता है। ये मास स्तर पर, मास लेवल पर वृक्षारोपण के लिए या वनस्पतियों के विस्तार के लिए इस प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती है। कोहरा संग्रहण जाल, फॉग हार्वेस्टिंग। फॉग जो होता है ठंड के दिनों में, उसमें नमी होता है, तो उसको हार्वेस्ट करके जो सूखे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी फॉग लगते हैं। मरुस्थल एरिया में भी फॉग लग सकता है, तो वहाँ पर हम फॉग को इकट्ठा करके वहाँ के जो वातावरण है, मिट्टी है, उसमें हम उस पानी को डाल सकते हैं। इसी तकनीक को कहा जाता है फॉग हार्वेस्टिंग नेट्स। इसके लिए जाल लगाए जाते हैं। जाल नहीं होता है, सूती का एक वस्त्र टाइप का होता है जिसको लगाया जाता है, जिससे फॉग क्या होता है, भिगा देता है इसको, फिर इससे पानी टपकने लग जाता है ना। तो ये भी एक तकनीक है पानी इकट्ठा करने का। जैव लवणीय कृषि भी हम कर सकते हैं। लवण मृदोभिद खेती, जैव लवणीय कृषि का अनुसंधान और विकास में निवेश करना, जिससे लवणीय अवक्रमित भूमि में लवण सहिष्णु फसल या हेलोफाइट की खेती करना। हेलोफाइट या लवण सहिष्णु यानी कि मृदा में लवणीयकरण है, नमक है, फिर भी वहाँ पर ऐसे एग्रीकल्चर करना जो लवणीय मृदा में भी आसानी से उपजाया जा सके। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट हैं ये। सैलोकॉर्निया और एट्रीफिलिक्स जैसे लवणो मृदोभिद या हेलोफाइट्स के आहार, चारा, जैव ईंधन उत्पादन के लिए उगाया जा सकता है, जिससे मरुस्थलीय क्षेत्रों में आर्थिक अवसर जो है उपलब्ध हो सकेंगे। लवणीय मृदा हो गया तो मृदा का उपचार भी कर सकते हैं। साथ साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे फसल को भी उपजा सकते हैं जो नमक वाले इलाकों में भी उपज सके, और उसके द्वारा हम वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये आज का मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है कि जेलेंस्की जो है, कौन है पता ही होगा आपको, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने क्या बोला है कि चीन जो है, आरोप लगाया है चीन पर कि चीन जो है वो देशों को प्रभावित कर रहा है कि आप जो स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाला है पीस समिट आयोजित होने वाला है, किसको लेकर पीस समिट आयोजित होगा वहाँ पर, तो रूस यूक्रेन वॉर को रोकने को लेकर पीस समिट का आयोजन किया जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि कृपया करके, चीन को बोल रहे हैं कि कृपया करके आप देशों को इसमें शामिल होने से मत रोकिए, क्योंकि चीन अपने प्रभाव को उपयोग करके कई सारे देशों को इसमें शामिल होने से रोक रहा है कि आप पीस टॉक में शामिल मत होइए।
कहाँ पर आयोजित होने वाला है ये पीस टॉक? तो ये आयोजित होगा आपका स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में आयोजित होगा। स्विट्ज़रलैंड बड़ा ही तटस्थ प्रकार का देश माना जाता है, जो किसी भी गुट, किसी भी तरह की चीज़ों में शामिल नहीं होता है, और इस कारण से वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है पीस समिट। शांति समझौता वहाँ पर हो सकता है रूस और यूक्रेन के बीच में। चीन अपने प्रभाव का उपयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी रूस के साथ में गहरी दोस्ती है, और ये पीस टॉक जो है ये अमेरिका के नेतृत्व में, अमेरिका का सहयोग से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। भारत को भी इसमें इनवाइट किया गया है। देखिए भारत सरकार 4 जून के पश्चात जाती है कि नहीं जाती है वहाँ पर, लेकिन 4 जून अभी कल ही है। पता ही होगा आपको कल क्या होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है जनरल इलेक्शन का, उसके पश्चात ये सब चीज़ें तय होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला देखिए, चीन का जो मिशन था वो मून के दूसरे वाले साइड पर, फार साइड जो है मून का, जहाँ पर क्या है तो जो डार्क एरिया है जो हम सामान्य तरीके से नहीं देख सकते हैं यहाँ से, उसमें इसका एक मिशन लैंड हुआ जो क्या करेगा, सैंपल रिट्रीवल ये मिशन था। वहाँ से कुछ सैंपल को इकट्ठा करेगा, वहाँ के मिट्टी, रॉक, इन चीज़ों का, और फिर उसको पृथ्वी पर वापस लाएगा। और इस मिशन का क्या नाम था? तो चैंग-ई 6 नाम है इसका। इसका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चैंग-ई 6 नाम है इसका। लॉन्ग मार्च 5 नामक रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। जैसे अपने देश में PSLV, वैसे ही वहाँ पर कौन सा रॉकेट है तो लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च पता है आपको? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है आपने? चीनी क्रांति पढ़ा है आपने? और ये जो मिशन था ये चीन के साउथ चीन नहीं, मून का साउथ पोल, ये छोटा सा मून है, इतना ही छोटा है। इसके साउथ पोल के पास में एक क्रेटर है जिसको क्या कहा जाता है, एटिकन बेसिन इसको कहा जाता है। बहुत ही बड़ा सा क्रेटर का इलाका है, एटिकन बेसिन इसको कहा जाता है। यहीं पर ये लैंड हुआ और वहाँ से क्या करेगा तो ये सैंपल इकट्ठा करेगा, और सैंपल इकट्ठा करके उसकी जांच पड़ताल करने के लिए वापस लाएगा। अब ये ज़रा सोचिए आप कि मून का सैंपल लेके हम करेंगे क्या? कभी सोचा है आपने? मून को लेकर दुनिया में इतने एडवेंचरस टाइप के मिशन क्यों हो रहे हैं? आने वाले समय में, आने वाले 10 से 20 वर्षों में, 50 वर्षों में तो पक्का ही मून जो होगा वो नया स्पेस स्टेशन के तौर पर काम करेगा। वहाँ पर हम इस प्रकार की इक्विपमेंट भेजेंगे जो मून के सरफेस पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके, मून के सरफेस पर वहाँ के जो मिट्टी है वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके वहाँ पर स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। एक शानदार सी वेब सीरीज़ है, कोरियन वेब सीरीज़ है, सी ऑफ टीयर्स करके, ऐसे ही करके है, बहुत ही शानदार वेब सीरीज़ है। कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था नेटफ्लिक्स पर, तो आप देख सकते हैं। वो इसी प्रकार का था कि वहाँ पर हम स्पेस स्टेशन बनाएंगे और उस स्पेस स्टेशन का उपयोग करके हम ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर जाएंगे और खोजबीन करेंगे। स्पेस मिशन के लिए मून को हम स्टेशन के तौर पर उपयोग करने जा रहे हैं कुछ वर्षों के पश्चात। इसीलिए इतना ज़्यादा चल रहा है। भारत ने भी चंद्रयान जो भेजा वो इसीलिए भेजा, चंद्रयान वहाँ पर लैंड हुआ, वहाँ के सैंपल इकट्ठे किए। हमने भी यही सबसे पहले हम ही ने प्रूव किया था चंद्रयान के द्वारा, पहले के द्वारा, कि चांद पर पानी उपलब्ध है, बर्फ़ के फॉर्मेट में उपलब्ध है, लिक्विड के फॉर्मेट में भी उपलब्ध हो सकता है उसके सरफेस के नीचे। ये सब चीज़ें हम ही ने बताई है। तो ये सब मिशन इसीलिए कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसके कुछ छोटे मोटे फैक्ट जो हैं, जैसे चैंग-ई 6 इसका नाम था, लॉन्ग मार्च 5। लॉन्ग मार्च इसलिए है क्योंकि अगर आप चीनी क्रांति पढ़ेंगे तो वहाँ पर लॉन्ग मार्च आपका माओ के मार्च से संबंधित है। माओ से तुंग, माओ को पढ़ा है ना आपने? वो जब मार्च करता है चीन में सत्ता धारण के लिए और बहुत मास स्तर पर किलिंग होती है उसके पश्चात से, तो उसी के लॉन्ग मार्च शब्द वहीं से लिया जाता है। इसलिए चीन के अक्सर चीज़ों वहाँ पर लॉन्ग मार्च देखेंगे, जो हिस्टोरिक होगा वहाँ पर लॉन्ग मार्च देखेंगे आप शब्द। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला है आपका कि मैक्सिको जो देश है, मैक्सिको ये बड़ा ही हिंसा प्रभावित देश माना जाता है। यहाँ पर कोई ऐसा दिन नहीं होता जहाँ पर गैंग वार ना हो, मास स्तर पर शूटिंग ना हो, ड्रग और गैंग का देश माना जाता है मुख्य रूप से, मैं आपको बताऊं तो। लेकिन यहाँ पर पहली बार क्या हो रहा है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट यहाँ पर बनने जा रही हैं। अभी तक का जो रुझान है, दरअसल वहाँ पर चुनाव था, उसके पश्चात से जो खबरें आ रही है कि वुमेन प्रेसिडेंट वहाँ पर बनने जा रही हैं। इसको आप अपने आंसर राइटिंग में वुमेन एम्पावरमेंट सही चीज़ों में यूज़ करेंगे। साथ में पीटी में फैक्ट के तौर पर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है क्लाउडिया शेनिब्यम। अब देखो इनका नाम मुझे उच्चारण हो सकता है कि मैं नहीं कर पाऊँ,
लेकिन इनका नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा इनका नाम है और ये वहाँ की मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट बन सकती है। मैक्सिको का जो संरचना है, शासन का ढांचा है, वो अमेरिका के तुल्य ही है, इसलिए वहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रकार की प्रणाली है। अध्यक्षात्मक प्रकार की प्रणाली है। अपने देश में संसदीय प्रणाली है। जिस भी देश में संसदीय प्रणाली होगी वहाँ पर प्रधानमंत्री आपको सर्वे सर्वा दिखेंगे, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। लेकिन जहाँ पर अध्यक्षीय प्रकार के शासन होता है वहाँ पर आपको प्रेसिडेंट प्रमुख दिखेंगे, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट, मैक्सिको के प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट, रूस के राष्ट्रपति। तो यहाँ पर क्या है, अध्यक्षीय प्रकार की प्रणाली है। रूस के राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, अध्यक्षीय प्रकार की प्रणाली है। भारत में कौन सी है, संसदीय प्रकार की प्रणाली है। तो मैक्सिको में भी अध्यक्षीय प्रकार की प्रणाली है। वहाँ पर पहली बार महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं ये, इनका नाम ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका पीटी फैक्ट है, पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है। उसके पश्चात एक बड़ा हम टॉपिक मौद्रिक नीति को डिस्कस करेंगे। लेकिन दरअसल में ये जो गैलेक्सी है, JADES इसका नाम है, GS-Z14 JADES हाल ही में चर्चा में रहा। ये क्या है, तो पृथ्वी से आज तक का सबसे दूर में खोजा गया गैलेक्सी है। यह 1600 लाइट वर्ष दूर है। लाइट वर्ष दूर है, लाइट वर्ष, लाइट ईयर दूर है हमसे। 1600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है ये, 1600 लाइट ईयर दूर है स्थित। यहाँ के लोग अगर हमें आज देख रहे होंगे, यहाँ के लोग अगर पृथ्वी को देख रहे होंगे, यहाँ पर कोई होगा अगर वो पृथ्वी को देख रहा होगा तो उसको पृथ्वी आज से 1600 वर्ष पुराना दिख रहा होगा। आज से 1600 वर्ष पुराना पहले क्या हो रहा था, आपसे चले जाइए लगभग में कितना ईस्वी में, तो 400 ईस्वी के आसपास उसको दिखेगा कि भारत में गुप्त वंश का शासन चल रहा है ना। लाइट वर्ष का तात्पर्य असल में यही होता है। तो 1600 लाइट वर्ष दूर स्थित है ये गैलेक्सी हमसे, और इसको पहली बार पृथ्वी से इतने दूर की गैलेक्सी किसी को खोजा गया है। इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी स्टडी और ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, पीटी फैक्ट में ही ये चीज़ पूछा जाएगा। मेंस में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती कभी भी। तो इसका नाम ज़रूर ध्यान रखना है, मस्ट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये सबसे शानदार आज तक का इंसान का बनाया हुआ टेलीस्कोप है। इसी का उपयोग करके इसको देखा गया है। और जेम्स वेब का उपयोग करके हमने किसको देखा है, तो 1600 लाइट वर्ष दूर GS-Z140 उपग्रह है। इसी को हमने, उपग्रह नहीं गैलेक्सी है, इसको हमने देखा है, ढूंढा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भाई व्हाई इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लाइकली टू लीव रेपो रेट अनचेंज। दरअसल में इस चीज़ पर चर्चा किया गया है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये रेपो रेट को क्यों नहीं बढ़ाएगी, क्यों उसी प्रकार से रहने देगी। तो दरअसल भारत में अभी जो इन्फ्लेशन का दर है वो लगभग में 4 से 5% के बीच में बना हुआ है, 5% के आसपास बना हुआ है। इन्फ्लेशन कभी भी जीरो नहीं किया जाता है, महंगाई को कभी भी जीरो नहीं किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बातों को, सारे के सारे पीटी में आपको मदद करेंगे। महंगाई को और इन्फ्लेशन को कभी भी जीरो नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि महंगाई जो होता है ये मार्केट के लिए कुछ हद तक सही होता है, अत्यधिक महंगाई नहीं, लेकिन कुछ हद तक मार्केट के लिए महंगाई सही होता है। महंगाई जो है ये मोटिवेटिव फैक्टर होता है उद्योग के लिए, मोटिवेशन का एक काम करता है। उद्योग धंधे सामान्य तौर पर कम समयावधि के लिए, कम समयावधि के लॉन्ग टर्म में अगर बहुत महंगाई रहेगी तो उद्योग धंधे विनष्ट हो सकते हैं क्योंकि मांग कम हो जाएगी। लेकिन शॉर्ट पीरियड में जो महंगाई है अगर वो बनी रहती है थोड़ी बहुत, तो उसको बना करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे बढ़ती है, उद्योग धंधे लगते हैं, निवेश बढ़ सकता है, रोज़गार क्रिएट हो सकता है, इसके कारण से इसको रखा जाता है। इसलिए कभी आपने सुना है कि इन्फ्लेशन को भारत सरकार जीरो करना चाहती हो? नहीं, वो इकोनॉमी को विनाश कर देगा। अगर आपने सुना है कि इन्फ्लेशन 10% से ज़्यादा हो जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा बुरा होता है इकोनॉमी के लिए। इसलिए इन्फ्लेशन को हमेशा कहाँ पर रखा जाता है? तो इसको 5-6% के आसपास बना कर रखा जाता है। ना तो इससे ज़्यादा होने देना है, ना तो इसको कम होने देना है। अब ये काम किसका है? ये काम है MPC का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। इसका काम क्या है कि देश में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना। दरअसल पैसे अगर ज़्यादा आ जाएंगे, कैश की बात कर रहा हूँ, कैश या लिक्विडिटी अगर मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा तो उसका वैल्यू गिर जाएगा। वैल्यू गिरते ही चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। अगर 10 रुपये में 2 टॉफ़ी मिल रहा है,
और 15 रुपये में 2 टॉफ़ी मिल रहा है। टॉफ़ी तो वही हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि पैसे का वैल्यू जो था वो कम हो गया। पहले 10 रुपये में हम जो चीज़ खरीद लेते थे अब वो 15 रुपये में हमें ख़रीदना पड़ रहा है, यानी कि पैसे का डीवैल्यूएशन हो गया है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कि भाई देश में महंगाई बढ़ रही है या महंगाई कम हो रही है। इतना समझ में आ गया। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अलग अलग नल दे दिया गया है, अलग अलग नल पर है। अब उस नल पर बैठा हुआ है वो कमेटी, इसको तेज़ करना है, इसको कम करना है, इसको तेज़ कर दो, इसको कम कर दो। यहाँ पर ये भारत देश है, इसमें कैश का फ्लो कम या ज़्यादा हो जाएगा। ये आरबीआई है, इसके पास में सारा पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है जिसको कैश कहा जाता है या लिक्विडिटी कहा जाता है। ये नल लगा कर बैठे हुए हैं, कम ज़्यादा करते रहते हैं। उससे देश में क्या होता है? उससे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम और ज़्यादा होती रहती है। तो एमपीसी वो पावरफुल कमेटी है जिसके एक फैसले से पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो जरा इसको समझते हम लोग, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। मौद्रिक नीति क्या है? यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित व्यापक आर्थिक नीति है जिसमें मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर का प्रबंधन शामिल होता है। यह मांग पर पक्ष आर्थिक नीति है जिसका उपयोग मुद्रास्फीति, उपभोग, विकास, तरलता जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भारतीय मौद्रिक नीति। भारत में आरबीआई मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने और आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए धन की मात्रा का प्रबंधन करता है। अभी मैंने बताया कि पानी की टंकी के पास किसको बिठा रखा हमने? तो आरबीआई को बिठा रखा। समझने के लिए कह रहा हूँ मैं, कोई पानी की टंकी होती नहीं है कैश की टंकी। आरबीआई की एक नीति के द्वारा क्या होता है तो देश में फ्लो बढ़ सकता है, करेंसी का, कैश का, मनी का, और फ्लो कम भी हो सकता है। ठीक है। उदाहरण के लिए किसी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तरलता बहुत ज़रूरी है। तरलता यानी कि लिक्विडिटी, फ्लो ऑफ कैश। आप जो फ़ोन से भी करते हैं उसको भी इसमें मानकर चलिएगा, वो भी कैश पेमेंट ही एक तरह से। बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई डिजिटल करेंसी नहीं है। इन सभी चीज़ों को जितने भी देश में प्रबंधन हो रहा है, आपने बैंक में 1 लाख रुपये रखा, यूपीएससी का सवाल यहीं पर आ गया। आपने बैंक से 1 लाख रुपये निकाल लिया, उसने यही पूछा था, तो इससे देश में लिक्विडिटी कम हुई या ज़्यादा हुई कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप तो आरबीआई से निकालने नहीं जा रहे ना। आप कहाँ से निकालने जा रहे हैं? आप स्टेट बैंक से या पीएनबी से, एचडीएफसी से निकालने जा रहे, तो वो तो पहले ही मार्केट में ही था, पहले से ही मार्केट में ही था। यूपीएससी का सवाल है ये बिल्कुल यूपीएससी का सवाल है, 2020 से 21 का सवाल है ये। तो यानी कि क्या है कि तरलता बनाए रखने का काम आरबीआई को सौंपा गया है। तरलता यानी कि आरबीआई से जो भी चीज़ निकल के मार्केट में आएगा उसकी बात कर रहे हैं। जो बैंक में अमाउंट है वो ऑलरेडी मार्केट में ही है पैसा, अगर उसको आरबीआई वापस ले लेती है तो फिर वो मार्केट से हट गया पैसा। आरबीआई खुले बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, इनके माध्यम से इस नीति को क्रियान्वित करती है। उदाहरण के लिए आरबीआई अर्थव्यवस्था में पैसा लाता है, ओएमओ के माध्यम से बॉन्ड खरीदता है, ब्याज दर में कटौती करता है। जैसे देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, शक्तिकांत दास जी बॉन्ड लेकर बैठ गए कि भाई बॉन्ड लो, पैसा दो, तो सारे लोग पैसा लेकर आ जाएंगे, आरबीआई का बॉन्ड ले लेंगे। अब शक्तिकांत दास जी कैश लेकर बैठे, उन्होंने बोला कि कैश लो, बॉन्ड वापस दो, तो मार्केट में कैश आ गया। यहाँ पर मार्केट से कैश खींच लिया उन्होंने, यहाँ पर कैश दे दिया मार्केट में। यही सब आसान चीज़ें होती हैं, कोई भी कर सकता है ना? नहीं कर सकता कोई। मॉनेटरी पॉलिसी बनाना बहुत कठिन काम है। इनमें से किसी भी उपकरण के उपयोग से अर्थव्यवस्था में ब्याज दर या मुद्रा आपूर्ति में समायोजन हो जाएगा। मौद्रिक नीति का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है टाइट और एक होता है लूज। संकुचनवादी, विस्तारवादी। जब मार्केट में हमें कैश बढ़ाना हो तो हम उसको बोलेंगे विस्तारवादी, लूज मॉनेटरी पॉलिसी, और जब हमें कैश कम करना हो तो उसको क्या बोलेंगे? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ब्याज दरों में कमी करके उपभोक्ताओं और व्यवसायों से अधिक व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए उदार मौद्रिक नीति लागू की जाती है। जैसे उन्होंने बोला कि उदार मौद्रिक नीति लागू कर रहे हैं, बैंकों को खूब सारा पैसा जाना है, मार्केट में कैश बढ़ा दिया उन्होंने, तब क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सारे बैंक क्या बोलेंगे कि ब्याज दर यहाँ पर सस्ता हो गया है, कार लेना है आ जाओ सस्ते ब्याज दर पर है, घर लेना है आ जाओ सस्ते ब्याज दर पर है, क्योंकि बैंकों के पास में खूब पैसा उपलब्ध है। अब इन्होंने बोला कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, सारे बैंकों से इन्होंने पैसा वापस ले लिया अलग अलग माध्यमों से, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, इनके द्वारा। तब बैंक क्या बोलेंगे? हमारे पास कैश की कमी हो गई है, कार लोन मांग रहे सब लोग आ रहे, कार लोन को महंगा कर दो, तो लोग बोलेंगे 2 मिनट रुक जाते, उसके बाद कार खरीदेंगे। इकोनॉमी की एक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। ओके, इतना आसान है ये, इसको जोड़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। जब कंपनियां आसानी से धन उधार ले सकती हैं तो उनके पास परिचालन या विस्तार करने, अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने की अधिक धनराशि होती है। अब कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए चाहिए। अब देखा उन्होंने कि यहाँ पर ब्याज दर है 8%, थोड़े दिनों बाद ये 9% हो गया, बोलेंगे अभी मत लो, 8 होने दो तब लेंगे, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? कम हो गई। दूसरी ओर यदि मुद्रा आपूर्ति लंबे समय तक ढीली रहेगी तो बहुत कम वस्तुओं सेवाओं के लिए बहुत अधिक धन खर्च करना होगा, जिसके परिणाम से मुद्रास्फीति होगी।
मार्केट बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो गई, महंगाई हो गई है, पैसे का डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो पैसे को वैल्यू कम करने के लिए क्या करो, डिवैल्यूएशन को कम करने के लिए पैसा मार्केट से वापस ले लो। इसके लिए आरबीआई क्या करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, इन सब को बढ़ा देगा। बैंक अपने अपने पैसे आरबीआई के पास में रख देंगे, पूरा मार्केट एकदम से क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा उसमें। मौद्रिक नीति एमपीसी क्या है, 2016 में द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया और एमपीसी का गठन किया गया। बेंचमार्क ब्याज दर तय करती है। इसमें आरबीआई के 3 अधिकारी, 6 सदस्य होते हैं। इनमें भारत सरकार द्वारा नामित 3 बाहरी सदस्य, 3 आरबीआई से, 3 भारत सरकार द्वारा नामित, और इसके जो गवर्नर होते हैं आरबीआई गवर्नर, वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और इसमें वोटिंग होती है, वोटिंग के पश्चात से इस पर से तय किया जाता है कि कैसे इसका काम होगा। ओके, अब मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं, तो पहला है कौन सा, LAF, जिसको तरलता समायोजन सुविधा कहा जाता है। फिर रेपो दर होता है, रिवर्स रेपो होता है। सांविधिक तरलता अनुपात होता है, जिसको SLR कहा जाता है। और रेपो और SLR सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका, CRR, SLR, ये सब चीज़ें। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को उनकी अल्पकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उधार देते हैं। जैसे SBI है, SBI को चाहिए 1000 करोड़ रुपया, तो अल्पकालिक अवधि में तुरंत उसको चाहिए, कुछ दिनों के लिए ही चाहिए, तो जाओ आरबीआई से ले आओ। अब अगर वो सस्ता दे देगा तो SBI को सस्ता मिलेगा, तो वो आगे भी सस्ता देगा। अगर उसको महंगे ब्याज दर पर मिलेगा तो SBI भी आगे महंगे ब्याज दर पर देगा। बात यही है। रिवर्स रेपो दर, यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक LAF के अंतर्गत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध बैंकों से तरलता वापस ले लेती है। रेपो में दिया, रिवर्स रेपो में वापस ले लिया, बात खत्म हो गई। SLR, यह जमा राशि का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। सीमांत अस्थायी सुविधा, MSF इसको कहा जाता है। यह वह दंडात्मक दर है जिस पर बैंक अपने SLR पोर्टफोलियो में से कटौती करके आरबीआई से एक देर रात के लिए उधार ले सकते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछा जाता है। बैंक दर बैंकों पर उनकी आरक्षित आवश्यकताओं, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, CRR व SLR को पूरा करने में कमी के लिए लगाई जाने वाली दंडात्मक दर के रूप में काम करती है। इसको बैंक दर कहा जाता है। CRR कुल जमा का 1%, NDTL होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ये बैंकों का होता है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है इकोनॉमिक्स में, जिसे बैंकों को आरबीआई के पास तरल नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। CRR को आरबीआई के पास में तरल नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। SLR को तरल नकदी, बॉन्ड और भी किसी माध्यम में अपने पास में रखना होता है। SLR अपने पास में, CRR रिजर्व बैंक के पास में। खुले बाजार परिचालन, ये तो अभी मैंने समझाया। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट में बॉन्ड की खरीद और बिक्री करता है। ओके, ये था आपका मॉनेटरी पॉलिसी और उससे जुड़े हुए उपकरण। समझ में आया होगा, आई होप। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा, मॉनेटरी पॉलिसी को एक बार और पढ़िएगा। इन जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है इनको क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। आसान होते हैं ये, एक बार पढ़ेंगे ना आप जोर कर तो आपको आसान लगेगा ये। मैं एक दिन और इस पर वीडियो ही बना दूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है पीटी में। थैंक यू सो मच आप सभी का।